Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lecture of Suleiman's interpersonal theory, and it's the part 2 of the lecture. Previously जैसे मैंने आपको कहा था सुलेमान्स की इंटरपर्सनल थ्योरी के बारे में, जिसमें उसने प्रोटेक्सिक पैराटेक्सिक और सिंटैक्सिस की मोड्स बताए हैं पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा सुलेमान्स ने इम्पोर्टेंस दी है सेल्फ सिस्टम की और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की और डायनामिज्म की। आज हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। सुलेमान ने, जैसे कि आपको मालूम है, उसने 6 पर्सनालिटी स्टेजेस बनाए हैं जो कि पर्सनालिटी को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नंबर 1 पर इन्फेंसी। जो ये वाला जो पीरियड है, इसमें एक बच्चा जो है इन्फेंसी के तरफ आता है, जो कि बर्थ से के बाद का जो पीरियड होता है, यानी कि तकरीबन उसकी एज होगी 6 मंथ्स ऑन बर्ड्स। अच्छा, इस पीरियड पे वो ओरल जोन से निकलता है और उसकी जो इंटरेक्शन है वो इन्वायरमेंट्स के साथ होती है। और ट्रांजिशन होती है फ्रॉम प्रोटोटैक्सिक टू पैराटैक्सिक। यानी कि प्रोटोटैक्सिक, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रॉ इमेजेस जो बच्चे को नज़र आते हैं वो अपने अंदर लेता है, जैसे कि कोई भी तस्वीर हो वो उसकी सेंसेशन को वो ऑब्ज़र्व करता है। और पैराटैक्सिक में वो रिलेशनशिप बनाता है, कनेक्शंस बनाता है चीज़ों की। जैसे कि एक टॉय है और उसके साथ खेलता है तो वही सोचता है कि टॉय के साथ खेला जाता है, तो ये कनेक्शन बनाया उसने। और इसके अलावा वो पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो बैड, एंग्शियस, रिजेक्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग मदर और का वो पर्सोनिफिकेशन बनाता है। यानी कि वो जो अगर गुड मदर है तो वो उसकी क्वालिटीज़ वो अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, और अगर बैड मदर है, जैसे एंग्शियस है और उसको नीड को सेटिस्फाई नहीं करती, तो उसकी पर्सनालिटी को भी वो अपने अंदर उसका हिस्सा, माँ की पर्सनालिटी का हिस्सा उसके अंदर भी आ जाता है। यानी कि उसकी पर्सनालिटी को भी वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो इस अमल को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, नंबर 3 पर आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ द चाइल्ड बॉडी। यानी कि बेबी अपने चाइल्ड और की वजह से जो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे थंब सकिंग वगैरह, तो वो ये अपने अंदर वो इस बात को समझता है कि अगर मैं थंब सकिंग करूँगा तो इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और नंबर 4 पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, उसकी हैंड आई की मूवमेंट होती है, हैंड माउथ की मूवमेंट होती है, और ईयर एंड वॉइस कि से वो कानों से सुनने का और वो मुंह से बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू करता है। नंबर 2 पर आ जाती है चाइल्डहुड एरा। द ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड इज़ मेड पॉसिबल बाय लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इसमें सिंटैक्सिक मोड का ज़्यादा अमल दखल है, जिसमें बच्चा जो है बात करना सीखता है और चीज़ों की डिफरेंट personification आती है। फॉर इंस्टेंस द गुड एंड बैड मदर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ सिस्टम इन अ मोर कोहेरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि वो सेल्फ के बारे में अपने जानने की कोशिश करता है और सेल्फ के बारे में ये जो है उसकी अच्छी नॉलेज डेवलप होती है। जुवेनाइल एरिया नंबर 3 पे आता है। जुवेनाइल एरिया इट एक्सटेंड थ्रू मोस्ट ऑफ द स्कूल ईयर्स। ये वो एरिया है जो कि बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, उसके बाद जब वो आगे उसकी ग्रोथ होती है और वो स्कूल में अपना टाइम गुजारता है और वो अपने फैमिली से आगे और एक्सटेंडेड लोगों में इंटरेक्शन करता है, और वो कोऑपरेटिव भी होता है इस एज पर, और कंपटीशन भी वो अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनसे करता है। नंबर 4 पे प्री एडोलेसेंस। इसमें जो बच्चा है वो उसको ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि
अपने सेक्स का जेंडर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जैसे लिटिल बॉय है वो ये कहता है कि मैं तो मर्द की तरह अपने सोसाइटी में जो रोल है वो मैं अदा करूँगा, और लड़की अगर है तो वो कहेगी कि मैं जो है ना वो मदर यानी कि फ़ीमेल के रोल अदा करने की कोशिश करेगी। और इस तरह जो है वो अपने रोल्स को डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 5 पर आता है अर्ली एडोलेसेंस। इसमें जो बड़ा होता हुआ बच्चा है वो अपनी जो जेनिटल जोन है उस पर फोकस होता है, और वो फिर डिफ्रेंशिएट करता है और अट्रैक्ट होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ। अच्छा, अगर तो ये फिक्सेशन यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ अगर वो माइल होता है तो हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ मतवज्जो होता है। और अगर वो नीड फॉर इंटीमेसी रिमेन्स अपॉन द मेंबर ऑफ द सेम सेक्स, अगर वो इंटीमेसी करना चाहता है सेम सेक्स की तरफ, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो होम्योसेक्सुअल उसके अंदर जो है वो टेंडेंसीज पैदा होती हैं। Many of the Sullivan point out that many of the conflicts of adolescence arise out of opposing needs for sexual gratification, security and intimacy. अच्छा, इस एज में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं ताकि इस तरह वो अपना इजहार करता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस की तरफ, और कभी उसकी होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज हो सकती हैं, और अगर अपोजिट सेक्स की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर हेट्रोसेक्सुअल यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होती है, और इन चीज़ों से वो सिक्योरिटी महसूस करता है और एक इंटीमेसी की फीलिंग आती है। अब हम आते हैं लेट एडोलेसेंस की तरफ। इस एज में जो बच्चा है वो एडल्टहुड की तरफ जाता है, जिसमें उसको पता होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और अगर वो अपनी पिछली स्टेजेस में सेटिस्फाइड होता हुआ आ रहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनता है। और सिंथेटिक मोड द वाइडनिंग ऑफ सिंबॉलिक हॉरिजन। सिंटैक्टिक मोड यानी कि अगर उसकी वर्बल अच्छी बनती है, उसकी कमांड वर्ड्स पर अच्छी होती हैं, तो उसका सिंबॉलिक हॉराइजन बढ़ता है और वो अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता है। तो सेल्फ सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ऐसे बच्चे का अफेक्टिव हो जाता है, और जो टेंशन है रिलीज़ करने का उसको पता लगता है कैसे टेंशन से रिलीज़ करते हैं, और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर अगेंस्ट एंग्जाइटी के बारे में उसको पता लगता है कि अपनी एंग्जाइटी को कैसे चैनलाइज किया जाता है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ों से सारे मराहिल से एक आदमी इंसान या बच्चा जो होता है वो गुज़रता है तो फाइनल स्टेज ऑफ एडल्टहुड की तरफ आता है। तो इसका मतलब होता है कि वो जो जानवर जैसी उसकी कैफियत होती है जो वो पैदा होता है उससे वो ट्रांसफॉर्म होता है एक अडल्ट ह्यूमन बनने में, जो कि जिसकी बुनियाद से सिविलाइजेशन बनती है, ह्यूमैनिटी बनती है। अब वो जो इंसान है वो एनिमल की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता है, बल्कि वो एक इंसान बनता है, अच्छा इंसान बनता है। अगर वो सारी स्टेजेस जो मैंने पीछे बताई हैं उनसे वो मराहिल अच्छी तरह अगर तय करता है तो वो एक अच्छा इंसान जो है वो डेवलप होता है। तो इस तरह के एक अच्छे इंसान की पर्सनालिटी जो होती है वो फॉर्म होती है। एक और जो एस्पेक्ट है सुलिवान की थ्योरी का वो है करेक्टरिस्टिक रिसर्च एंड रिसर्च मेथड। सुलिवान जब एक यंग साइकियाट्रिस्ट था और उसने कहा कि जो मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन जो कि फ्राइड ने इजाद किया था, उसके मुताबिक जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है
वो उसकी जो एंग्जाइटी है वो ज़्यादा अराउज़ होती है फ्री एसोसिएशन की वजह से। तो फिर उसने एक डेवलप किया था एक तरीका जो कि इंटरव्यू का है, यानी कि वो इनसे इंटरव्यू कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन होनी चाहिए टू पीपल के दरमियान। इसलिए उसने इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ईजाद किया अपने थ्योरी के मुताबिक, और उसने कहा कि एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की तरह होता है एक थेरेपिस्ट। ये इस तरह नहीं होता कि एक जो क्लाइंट है वो बस अपनी ही बात करता रहे। तो इसमें जो रोल होता है वो थेरेपिस्ट का भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है वो अपनी बात कैसे बताए। तो इसमें रोल होता है थेरेपिस्ट का, वो फैसिलिटेट करे इसको क्लाइंट को अपनी बात कहने के लिए। तो जबकि फ्री एसोसिएशन में जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ अपनी ही बात करता रहता है, और उससे जो है पेशेंट में एंग्जाइटी डेवलप होती है। तो सलिवन ने फिर दो तरीके इसके बताए हैं, जिसमें सबसे पहला इंटरव्यू है, और इंटरव्यू की 4 स्टेजेस हैं: फॉर्मल इंसेप्शन, रेनोसेंस, डिटेल इंक्वायरी एंड टर्मिनेशन। इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू सलिवन उसमें ये कि इंटरेक्शन होती है क्लाइंट और थेरेपिस्ट की, और ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यूअर से पूछता है इंटरव्यूअर कि वो क्यों आया सेशन के लिए। तो इस तरह वो जानने की कोशिश करता है एक थेरेपिस्ट कि क्लाइंट की क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो क्लाइंट के थेरेपिस्ट के ऑफिस तक आया है, और वो क्लूज़ उसके जानने की कोशिश करता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्यों हुई एक क्लाइंट की, और इस तरह वो एक क्लूज़ निकालता है ताकि वो अंडरलाइंग जो उसकी प्रॉब्लम है उसके बारे में जान सके। इन द इंसेप्शन द इंटरव्यू शुड अवॉइड आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन। अब ये है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी अगर करते हैं तो उससे भी पेशेंट जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वाइट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इंटरव्यूअर की, या जो थेरेपिस्ट है उसकी क्वाइट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए ताकि वो उसकी प्रॉब्लम को समझे और ज़्यादा क्वेश्चंस ना करे और ना ही ज़्यादा खामोशी इख्तियार करे। तो इस तरह से एक तरह से वो जो थेरेपिस्ट है वो फैसिलिटेट करता है क्लाइंट को कि वो अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह बयान कर सके। इसके अलावा जो सलिवन की इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है शिज़ोफ्रेनिया की, जो उसने रिसर्च की है। तो इसमें सलिवन का कहना है कि एम्पैथी was a highly developed trait in Sullivan's personality, and he used it to excellent advantage in studying and treating the victims of schizophrenia. अब शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि एक थेरेपिस्ट को एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि उसकी बात को समझना चाहिए। जब थेरेपिस्ट पेशेंट की बात को अच्छी तरह समझेगा तो ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इन हिज एसोसिएशन विद शेफर्ड Pratt Hospital in Maryland during the years 1921 to 31, Real Sullivan's great talent for making contact with and understanding the mind of the psychotic. इस तरह जो उसने रिसर्च की शिज़ोफ्रेनिया पर, उसका रियल टैलेंट सलिवन का सामने आया कि किस तरह साइकोटिक या शिज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट होता है उसके माइंड में जो भी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। So students, this is the end of the lecture, and I will give you another lecture on the personality psychology of constitutional psychology. Okay, I must end now. Thank you.